and welcome back to the channel Madhav Microbiology. So once again I am back with my new video. So myself Harshita Gehrwal. So because ये मंथ सारे एग्जाम्स के चल रहे हैं तो मैं कोई भी न्यू टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, इसलिए आज भी इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी स्पेशली फॉर द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th एंड 12th दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं एंड डेफिनेटली 12th तो है ही. एंड साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं ये वीडियो 10th स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा, 10th स्टैंडर्ड के. सो टुडे आई एम कंसिडरिंग ओनली 3 स्टैंडर्ड्स फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव. सो आज मैं क्या बताऊंगी इस वीडियो के थ्रू. सो द टॉपिक इज टुडे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी नीड टू कवर इन द एग्जाम विद द आवर आंसर. तो आंसर के थ्रू हम कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते हैं. क्या होता है बेसिकली जब हम 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम देते हैं तो हमें पता नहीं होता ज़्यादा, बिकॉज हम सिर्फ एक्सपीरियंसेस लोग से पूछ लेते हैं कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए. तो इसीलिए ये सारी जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं ये सब चीज़ें आपकी मैं आंसर दूंगी इस वीडियो के थ्रू. तो सबसे पहले बात आती है कि 10th क्लास के बच्चों के लिए किस तरीके से अपनी राइटिंग फॉर्मेट रखनी चाहिए. सबसे पहले तो बात यह है अपने पॉइंट्स को कवर करने चाहिए कम से कम सेंटेंस में. एंड हर एक वर्ड को स्पेसिफिकली एक ऐसा वर्ड यूज़ करना चाहिए. जैसे होता है अगर आप इंग्लिश की पढ़ते होंगे तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस आपको मिलेंगे, सेंटेंस मिलेंगे जिसमें एक सेंटेंस का एक वर्ड आपको मिलेगा. तो इस तरीके की आपको इंग्लिश वोकैबुलरी अपने इम्प्रूव करनी चाहिए जिससे आप अपने एग्जाम में जब सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा बातों को ना लिख के स्पेसिफिकली उसी वर्ड को लिख के आप कंसिडर करके अपनी बात को ख़त्म कर सकें. सेकेंडली आप जो भी पॉइंट उसमें कवर कर रहे हैं उसको सेंटेंस वाइज ना लिख के पॉइंट में लिखिए, थोड़ली ना लिख के पॉइंट में लिखिए. बिकॉज जितने आप अपने डिटेलिंग को पॉइंट वाइज लिखेंगे शॉर्ट सेंटेंसेस में वो उतना अच्छा होगा. साथ ही साथ में डायग्राम ज़रूर बनाएं, स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स. आप जितना अच्छा डायग्राम्स विद प्रॉपर लेबलिंग के साथ बनाएंगे उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा. साथ ही साथ में जो कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम के टाइम में टाइम मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक सिर्फ 10th एग्जाम में नहीं बल्कि 11th 12th और किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन हो डेफिनेटली देयर वाज अ नीड ऑफ टाइम मैनेजमेंट. तो अपने स्पीड को भी उसी तरीके से आप मेंटेन रखिए. सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हमें राइटिंग के दौरान पे किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर राइटिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज 3 थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट सेंटेंसेस का मतलब है सपोज मैं गिव यू अ वर्ड लाइक अगर आपको एक बात लिखनी है. अगर मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट की बात करूं, इफ दे वांट टू राइट दैट इलेक्ट्रॉन हैज दिस मच ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट दिस मच इन नंबर, तो उसको कैसे लिखेंगे. या प्रोटॉन्स में कितना है, न्यूक्लियस के पास न्यूट्रॉन्स के पास कितना है, इस तरीके के. तो उसमें क्या होता है ना कि इट हैज दिस मच. तो आप सीधे सीधे एक कॉलम बना के लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का ले लिया, आप उसकी वैलेंस शेल लिखिए, ऐसे करके बना दीजिए, वैलेंसी बना दीजिए, ये लिख दीजिए. उसका जो भी एटॉमिक मास है ये लिख दीजिए. केमिस्ट्री के बच्चों के लिए काफी काम आएगा. एटॉमिक मास हुआ या एटॉमिक नंबर हुआ, इस तरीके से आप कॉलम बना के लिखेंगे ना तो इट्स लुक्स अट्रैक्टिव. आपने सिर्फ एक हेडिंग डाला है यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का और ऐसे कॉलम वाइज जैसे आपने इसको एक यू इस तरीके से आपने एक बिग डॉट दे दिया. एंड आप इसके बाद में इस तरीके के एरो इसमें एडजस्ट कर सकते हैं. किसी भी तरीके का आप अपना एरोइंग वगैरह लगा सकते हैं. एंड फिर वैलेंस शेल सपोज इसमें 8 है तो यहाँ 8 कर दिया, वैलेंसी जो है वो कर दिया, एटॉमिक सपोज 20 है तो 20 कर दी. I am not giving an exact valence number or atomic mass, just a rough answer I am giving. तो एटॉमिक नंबर है एटॉमिक मास, तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो वो और अच्छा लगेगा. क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे वो होता है ना कि इट हैज दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज दिस मच ऑफ वैलेंसी शेल, तो वो थोड़ा बच्चों में जैसा लगता है. इफ यू आर इन अ 10th स्टैंडर्ड यू हैव टू आल्सो इंक्रीज योर राइटिंग एबिलिटी. सबसे ज़्यादा जब आप बोर्ड एग्जाम में या फिर 11th 12th या अपर क्लासेस में जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए. अपने इंग्लिश वोकैबुलरी को उतना अच्छा बनाना चाहिए, उससे आपकी हर एक चीज़ इजीली हो जाती है.
सेकेंड पॉइंट में कवर करूंगी डायग्राम। तो जो डायग्राम है, सपोज मैं प्रोकैरियोटिक का बनाऊं या यूकैरियोटिक या किसी का भी बनाऊं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना कि हम लेबलिंग के टाइम पे ध्यान ही नहीं रखते कि हमारा एरो किधर जा रहा है, एरो हेड किधर है, एरो एंड किधर है, कुछ नहीं पता होता। एंड सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है कि लोग पहले तो डायग्राम बना लेंगे पेंसिल से एंड फिर उसके बाद में उसको ऐसे ही उल्टा सीधा तरीके से उसका लेबलिंग कर देंगे। दैट्स नॉट अ रॉन्ग, दैट्स अ वेरी रॉन्ग। आपको अगर बनाना है, सपोज मैंने यहाँ पर बना दिया एक वो ले लिया, डीएनए स्ट्रक्चर ले लिया, इट्स रफली डीएनए स्ट्रक्चर लिया, ये सारे के सारे नाइट्रोजनस बेस हो गए, ठीक है। अब इसमें आपने ना तो इसमें माइनर एक्सिस आपको कहीं दिख रहा है, ना मेजर एक्सिस दिख रहा है, ना मेजर ग्रुप, इस तरीके के डायग्राम बनाएंगे ना, दैट वाज रॉन्ग। क्योंकि ना तो इसमें आप माइनर ग्रुप दिखा रहे हैं, ना तो इसमें माइनर ग्रुप है, ना इसमें मेजर ग्रुप है, ना ही इसके बीच में कोई भी एक तरीके का जो यहाँ पे गैप, ये चीज यहाँ आनी चाहिए, वो नहीं है। इस तरीके का बिल्कुल डीएनए का मत बनाइएगा, मार्क्स कटेंगे। बनाना है तो इस तरीके से बनाइए, क्योंकि जो इसकी लाइन है ना, इसी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। तो जो आप जब डीएनए बना रहे हैं तो आपको बनाना है, पहले एक सिंगल ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचिए, उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो चीज आराम से आ जाएगी जो जो हमें चाहिए। अब यहाँ से आप ये हटा दीजिए, ये सारा हटा दीजिए, ये सही आया ना बिल्कुल, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप को दिखाना है, क्योंकि ये हो गया माइनर ग्रुप और ये हो गया मेजर ग्रुप। इनके बीच में कितना रेडियस है, इनके बीच में कितना रेडियस है ना, और ये जो नाइट्रोजनस बेस है कौन कौन से हैं, इनके बीच में क्या विड्थ है, ये पूरी लेंथ क्या है, इसमें ये क्या है, इसमें ये जो बेस जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस है, किसका बॉन्ड किसके साथ है, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसमें डबल बॉन्ड क्यों है। तो जब आप इस तरीके के कहते हैं ना कि गिव अ ब्रॉड और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ डीएनए, आते ही 10th क्लास में आ जाता है, 11th 12th में भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एंड इसमें क्या होता है कि ये पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप का ध्यान नहीं रखते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर, इसको ध्यान में रख के बनाना चाहिए। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इट शुड बी द राइट वन, तो इस तरीके से बनाना चाहिए। थर्ड, और चाहे डीएनए ही क्या, कोई भी आपका डायग्राम हो, उसमें लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सपोज आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोई सा भी सेल का बना लेती हूँ। जैसे कि मैंने एक ये लिया, चलो मैंने बैक्टीरियल सेल ले लिया, ये हो गया बैक्टीरियल सेल, ये इसके सारे वो हो गए जितना भी फिब्रे हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये राइबोसोम्स हो गया, यहाँ पे ये छोटे 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 हो गए, यहाँ पे और भी गैस वैक्यूल्स, ये सारे हो गए। अब अगर आपको लेबलिंग राइट वे में करनी है, देन यू नीड टू डू इज, आपको जो लेबलिंग करनी है आप यहाँ से कीजिए। लाइक इफ यू आर कंसिडरिंग दिस डॉट्स, देन यहाँ पे आपको इसका एरो बनाना चाहिए, क्योंकि इस एरो में ये चीज भी आ रही है, इससे आप करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। फिर आपका ये जो भी है तो वो आप कर दीजिए। ये अगर आप इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इधर ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे करिए। सपोज इट्स अ न्यूक्लियस, suppose it's a nucleus and its cell membrane, इस तरीके से ये हो गया। साथ ही साथ में ज्यादातर डायग्राम्स में मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। एंड सबसे बड़ा आपके जो कहते हैं ना बायोलॉजी का स्कोरिंग नंबर क्या है, स्कोरिंग रेट कैसे कर सकते हैं हम बायोलॉजी में, स्कोरिंग रेट करने का तरीका बस एक ही है, डायग्राम अच्छे से बनाइए, डायग्राम को लेबलिंग अच्छी कीजिए। एंड अगर आप उसको और डिटेलिंग कर सकते हैं, लाइक जो जो इसके डायग्राम्स के फंक्शंस हैं, चाहे वो इसमें मैंने न्यूक्लियस का सपोज दिया तो आप न्यूक्लियस को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, किसने डिस्कवर किया था, इसका क्या हमारे वाइटल रोल है, ये सब चीजें बता सकते हैं। हर एक आप फंक्शंस को डिटेलिंग में बता सकते हैं। तो इस तरीके से डायग्राम एक अच्छा आपका रिसोर्स बन सकता है वेटेज गेनिंग में। और साथ ही साथ में जैसे यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स कैसे आया, राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था, राइबोसोम्स का
यूनिट क्या है, ये इसको आर से ही क्यों डिराइव करते हैं, इसमें एस क्यों लगता है, इसमें रेड वर्क यूनिट क्या होती है। तो इस तरीके की चीज़ों को जब आप लिखेंगे उसमें तो वो एक वेट गेनिंग पर्पस हो जाएगा। क्योंकि अगर क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस इतने होते हैं कि कहीं ना कहीं यू विल गेट द सम काइंड ऑफ थिंग कि अब नहीं हो रहा, तो इस वजह उस टाइम पे आपकी चीज़ें थोड़ी सी काम आ सकती है। बट बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चीज़ को टेक्निकल वे में करना चाहिए। साथ ही साथ कहा यह जाता है कि आपको पहले क्वेश्चन वो करना चाहिए जो आपको आता है। बट मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन आपको हमेशा सिक्वेंशियली करनी चाहिए। आप जितना उसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे उतना अच्छा लगेगा देखने में भी, एंड जो भी चेक करेगा उसके लिए भी वो उतना अच्छा होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग द टाइटल, दैट शुड बी इन अ ब्लैक कलर। इफ यू आर यूजिंग द टाइटल देन इट शुड बी इन अ ब्लैक कलर। सपोज मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ फंक्शन ऑफ RNA, तो मैंने इसको कर दिया। अब इसके बाद में मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगी। अंडरलाइन करने के बाद यू शुड गिव अ स्पेस हियर, नाउ गिव द अनदर एरो एंड नाउ राइट कि ये क्या है, इसका आप पहले फुल फॉर्म दीजिए। इसका पहला फुल फॉर्म देने के बाद में आप इसका सारा काम लिखना शुरू कर दीजिए। अब जैसे कि आपका एक क्वेश्चन पूरा एक पेज पे खत्म हुआ, तो यू शुड पुट अ अंडरलाइन एंड डबल लाइन, दैट शुड बी ना डबल लाइन, सो इट लुक्स मोर इफेक्टिव। अब ये 10th में भी यही होता है एंड 11th में भी यही होता है, एंड आई थिंक 12th में भी यही काम करता है। सब में यही आपका एक बेसिक तरीके काम करता है। लेकिन हाउ टू इम्प्रूव द वोकैबुलरी ऑफ योर इंग्लिश, दैट्स इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जब फ्री टाइम में होते हो ना, दैट इज अ टाइम ऑफ अ चिलिंग, जब आप चिल करते हो विथ म्यूजिक सम गेम्स, सो उस टाइम थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अपने ऑनलाइन इंग्लिश वोकैबुलरी इंक्रीज कर सकते हो। आप एक साइट देख लो, साइट नहीं देख सकते तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स अपना अटेम्प्ट करना शुरू करो जो अपने वोकैबुलरी में इंट्रोड्यूस करो। साथ ही साथ अगर आप वो नहीं कर सकते तो वो भी मत कीजिए। आप कुछ इंग्लिश ऐसे एपिसोड्स देख सकते हैं जो बहुत सारी स्ट्रीमिंग होती हैं, उसमें आप वर्ड्स को कैच कर सकते हैं। तो उस वर्ड्स को जब आप अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखेंगे ना, तो दैट इट्स इन्फ्लुएंस योर राइटिंग स्किल ऑल्सो। सो आपको कैसे एक 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, बिकॉज आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सो आई एम ऑलवेज कंसिडरिंग द डायग्राम फर्स्ट। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी, सो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा हमारी जो इंपॉर्टेंस होती है वो हमेशा डायग्राम्स के ऊपर रहती है एंड उनकी सारी थ्योरेटिकल पार्ट पे रहती है। तो अगर मैं सिर्फ बायोलॉजिकल का पार्ट को कंसिडर करती हूँ, तो उसमें अगर मुझे किसी ने 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज RNA, व्हाट इज DNA, तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। तो 5 मार्क्स के हिसाब से इन 2 क्वेश्चंस के ऊपर अगर मैं लिखती हूँ तो मैं उसको थोड़ा मैटर को कॉन्साइज कर दूंगी, क्योंकि आप 5 मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पेज लिख सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज ऑफ 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स में भी वो 2-3 पेज इसलिए होंगे क्योंकि उसमें 2 टॉपिक्स हैं, दोनों टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, RNA भी और DNA भी। तो आपको कैसे करना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड कंसिडर द RNA फर्स्ट। RNA मैंने कंसिडर किया, आई जस्ट मेक द RNA स्ट्रक्चर बना दिया। उसके बाद में उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी क्या इंपॉर्टेंस, उसके क्या टाइप्स हैं, उसकी डिस्कवरी किसने की थी। डिस्कवर के बाद में उसके सारे फंक्शंस में लिखूंगी, फंक्शंस के बाद में उसके सारे टाइप्स लिखूंगी और थोड़े से उसके मैं अच्छे और डिटेलिंग कर दूंगी एंड उसका डायग्राम फुल लेबलिंग के साथ बनाऊंगी। डायग्राम शुड बी इन अ लेबलिंग फॉर्म, डायग्राम विद लेबल। अब ये हो गया RNA का। अब अगर बात आती है कि मैं DNA में कैसे करूंगी, तो DNA में अलग तरीका हो जाएगा। जैसे ये हुआ DNA में हमने बना दिया इसका स्ट्रक्चर, एज आई मेड अर्लियर हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अगेन इसको डिस्कवर किसने किया था, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, इसके जो भी वर्क है वो लिखूंगी। तो उस तरीके से ये 5 मार्क्स में 2 से 3 पेज इनफ हो जाएगा। एंड वो भी 2 से 3 इसलिए इनफ होगा क्योंकि इसमें 2 टॉपिक्स, अगर एक ही टॉपिक पूछा जाता ना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 पेज का सफिशिएंट है, अगर आपने उसमें डायग्राम भी बनाया। तो अगर आप डायग्राम को स्किप कर रहे हैं
तो भी उतना सफिशिएंट है, क्योंकि 5 मार्क्स में आप कितना लिखोगे? आप अगर 5 मार्क्स में 5-6 पेज भरोगे तो आप 8 मार्क्स में और 10 मार्क्स में कितना लिखोगे? मैटर ये नहीं करता दैट हाउ मच टाइम, हाउ मच नंबर यू हैव फिल्ड इन द पेजेस। मैटर ये करता है व्हाट द मैटर यू हैव राइट। इट इज, उसका जो मैनर होना चाहिए दैट शुड बी अट्रैक्टिव इन बोथ द वेज, द वे यू राइट एंड द मटेरियल यू हैव राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप अपने थ्योरेटिकल पार्ट को अटेंड करते हैं, अपने वोकैबुलरी को इंक्रीज कीजिए। मार्क माई पॉइंट, जितनी अच्छे आपके इंग्लिश के टर्म्स होंगे वो उतना अच्छा लगेगा। एंड इज, द, एंड, फॉर, दैट, वाई, इन सारे के सारे जितने भी प्रपोजिशंस हैं इनको थोड़ा स्किप कीजिए, बिकॉज यू आर नॉट इन अ 8 और अ 7 6 स्टैंडर्ड, नाउ यू आर इन अ 10th 11th 12th एंड देन मोर ऑल्सो। तो इस तरीके से अपने थोड़ी सी वोकैबुलरी को इंक्रीज करनी चाहिए। साथ ही साथ में जैसे मैंने 5 मार्क्स का बता दिया, नाउ आई टेल यू अबाउट द 8 मार्क्स। ज़्यादातर जो 8 मार्क्स के जो आते हैं उसमें भी हमें यही करना चाहिए। 8 मार्क्स में हाँ आपको थ्योरेटिकल पार्ट को कम से कम 4 पेजेस कर देना चाहिए। 4-5 आपका थ्योरेटिकल पार्ट इनफ है एंड 1 पेज में आपका पूरा एक डिटेलिंग के साथ में डायग्राम इनफ होता है। आई थिंक 8 मार्क्स के लिए 4 पेजेस इनफ होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस डजंट मैटर, द मैटर व्हाट यू हैव राइट। सो उसी तरीके से मैं बता देती हूँ, अगर आप किसी भी तरीके की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 8 मार्क्स में आता है, गिव अ क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा अगर मैं जूलॉजी के पार्ट की बात करूँ तो उसमें आपको एक स्पीशीज का नाम पूछ लेंगे, या फिर आपसे पूरे की पूरे हिराकी पूछ लेंगे, वर्जियस मैनुअल पूछ सकते हैं, या फिर और भी सारी चीज़ें हैं उन्हें पूछ सकते हैं। अगर मैं सिर्फ बात करूँ इसकी तो क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ 5 किंगडम पूछ सकते हैं। तो 5 किंगडम में आर्किया, फंगाई हो गया, आपका यूकेरिया हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें, बैक्टीरिया हो गई, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो इसमें 8 मार्क्स का 4 पेजेस भरना इनफ है। लेकिन जब बात आती है कि आपको एक तरीके का कंपैरिजन भी करना है, तो हाउ यू राइट, तो आप कंपैरिजन में सोच रहे होंगे दैट यू शुड राइट द डिफरेंस बिटवीन, बट डिफरेंस में कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा चेंजेस एंड डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर बात करूं, अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो डिफरेंसेस का मतलब होता है दैट इज वर्सेस, एंड जब बात होती है कंपैरिजन की, सो दैट मीन्स यू हैव टू कंपेयर देयर एबिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर। एबिलिटी में कंपेयर करना एंड वर्सेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। ज़्यादा कंपैरिजन के क्वेश्चन जब आते हैं तो हम उसमें वर्सेस करके उसको एक टेबल फॉर्म में करा देते हैं, दैट इज नॉट इनफ फॉर द 8 मार्क्स। आपको क्या करना चाहिए, यू शुड टेक अ पैराग्राफ वाइज, बट दैट पैराग्राफ ऑल्सो ऑफ द 2 or 3 लाइन, जिसमें अगर आपने लिखा अबाउट, अगर मैंने इसमें वर्सेस में पूछ लिया, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछ लिया, सपोज साइनोबैक्टीरिया हुआ, या मैंने इसमें आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में पूछ लिया, तो आप आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में लिखोगे और इसके डायग्राम्स भी लिखोगे। सबसे पहले आप एक हेडिंग डालो साइनोबैक्टीरिया, नाउ कंसीडर ऑल द पॉइंट्स वट एवर यू नो, देन वो हो गया। उसके बाद उसका आप एक अच्छा सा डायग्राम बना दीजिए। Now then you make the another point that is of archaeobacteria, and now make all the important points and factors you want to include in, that's it, and with the diagram. So it is enough for the comparison, also it is sufficient for the 8 marks purposes. So जिसमें इस वीडियो में मैंने ये भी शेयर किया है कि आपको अपने इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छे से करनी चाहिए। सपोज कोई सेंटेंस है तो उस 1 सेंटेंस को 1 वर्ड में आप कैसे करेंगे, उस चीज़ों को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी इंग्लिश इन्फ्लुएंस होगी स्पीकिंग में भी एंड राइटिंग में भी, बट अभी इस टाइम आपको राइटिंग की जरूरत है, तो नॉट अ नीड ऑफ स्पीकिंग। आप राइटिंग के इस्तेमाल के लिए कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की वर्ड्स को यूज़ करें, टर्म्स को यूज़ करें, एंड साथ ही साथ में इज, द, और, इफ, दे, बाय को टाटा बाय बोल दे, बिकॉज वी डोंट नीड अ काइंड ऑफ दिस प्रपोजिशन एट ऑल। अब इन प्रपोजिशंस की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में जिस तरीके से मैंने आपको एक ऑर्डर बताया है, वन थिंग ऑल्सो आई नीड टू कंक्लूड, जब किसी भी जिसका क्लासिफिकेशन पूछते हैं, क्लासिफिकेशन अगर आपका अर्थवर्म का पूछ लिया, तो आपका जो ऑर्डर होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए कि स्पीशीज, जीनस, क्लास, सब क्लास, फाइलम, सब फाइलम, इस तरीके से जो जिसका जैसा ऑर्डर है उसको उसी ऑर्डर में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले फैमिली लिख दी, फिर उसके बाद स्पीशीज लिख दिया, फिर जीनस लिख दिया, फिर आपने फाइलम लिख दिया, फिर आपने सब फाइलम कर दिया।
हर चीज़ को ऑर्डर में करना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप जितना चीज़ों को ऑर्डर वाइज लेंगे वो उतना अच्छा एंड सफिशिएंट लगेगा। सो एट लास्ट मैंने हर तरीके की इन्फॉर्मेशन जो जो मुझे लगा देनी चाहिए मैंने आपको दी है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and keep watching my videos. All my videos helpful to you, and I make sure that every video have their unique perspective towards you and also a helpful reason for you. So I make more videos, so I meet you in the next video. So stay tuned and keep subscribing my channel. So thank you so much.